नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राज का स्वागत करते हैं। आज अपन क्वेश्चन बैंक पार्ट 3 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लेकर आए हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये अंतिम पार्ट है इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। इसमें ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो तीनों पार्ट में हैं, वो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसकी तैयारी कीजिए। आइए देखते हैं इस पार्ट 3 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से जैव उर्वरक है एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम या सभी। तो बच्चों एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एंड राइजोबियम ये सभी के सभी क्या हैं, जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नील हरित शैवाल नहीं है एनाबिना, साइटोनिया, एजोला या नॉस्टॉक। तो इसका आंसर है एजोला। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैविक खाद है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट या सभी। तो इसका आंसर है सभी, यानी ये तीनों की तीनों जैविक खाद मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव होता है मृदा संरक्षण के रूप में, मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है या सभी। तो जैविक खाद से इन सभी गुणों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न बच्चों, कौन सी खाद सांद्रित जैविक खाद है, कंपोस्ट, खलियाँ, मछली की खाद या मलमूत्र की खाद। तो आंसर है खलियाँ, यानी खली की खाद जो होती है वो एक सांद्रित जैविक खाद का उदाहरण है। अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा जीवाणु राई, बाजरा तथा ज्वार के पौधों की जड़ों के साथ पाया जाता है, एजोला, नील हरित शैवाल, एजोस्पाइरिलम या कोई नहीं। तो इसका आंसर है एजोस्पाइरिलम। अगला प्रश्न बच्चों, माइकोराइजा की प्रमुख प्रजाति है, कौन सी है, ग्लोमस, जिगस्पोरौ, एकुलोस्पोरा या एंडोगन। तो इसका आंसर है बच्चों ग्लोमस। ग्लोमस जो है वो माइकोराइजा की एक प्रमुख प्रजाति है। ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल है राई, मूंग, सरसों या सूरजमुखी। तो इसका आंसर है बच्चों मूंग जो है दलहनी फसल है जो दाल के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, खाद्य खलियाँ हैं, यानी ऐसी कौन सी खली है जो खाद्य के रूप में काम आती है, बिनोला, तिल, मूंगफली या सभी। तो ये सभी की सभी जो हैं वो खाद्य खली के श्रेणी में आती हैं, चाहे बिनोला हो, तिल हो या मूंगफली हो। अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल या कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों एज़ोटोबैक्टर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की परिस्थिति में केंचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति है, आइसिनिया फोइटिडा, पेरेनिप्स, आर्वोसिकोली या फेरेटिमा इलोंगेटा। तो इसमें बच्चों आइसिनिया फोइटिडा जो है ये केंचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति है जो राजस्थान की परिस्थिति में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से फास्फोरस जैव उर्वरक है, एजोला, पीएसबी कल्चर, माइकोराइजा या बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों जो हैं ये फास्फोरस जैव उर्वरक के रूप में जाने जाते हैं। आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है बीज उपचार में, मृदा उपचार में, पौध उपचार में या सभी। तो आंसर है सभी, यानी इन सभी कार्य में जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। जैविक खादों का मृदा पर कौन सा रासायनिक प्रभाव पड़ता है, पहला है मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, दूसरा है मृदा में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है, मृदा की क्षारीयता तथा लवणीयता में सुधार होता है और उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, तमिलनाडु में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला पिन्नेटा, एजोला माइक्रोफाइला, एनाबिना एजोली या एजोला फिलिक्यूलोइडिस। तो इसका आंसर है बच्चों एजोला माइक्रोफाइला जो है वो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। लेट कौन से हैं, राइजोबियम, ये प्रश्न में विलय है बच्चों, विलय लिखा हुआ है, ये शब्द जो है ये वास्तव में विलय लिखा हुआ है, फॉस्फेट विलय। बैक्टीरिया कौन से हैं, तो
इसमें है पहला राइजोबियम, दूसरा एज़ोटोबैक्टर, तीसरा स्यूडोमोनास और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों स्यूडोमोनास जो है वो फॉस्फेट विले बैक्टीरिया कहलाता है। अगला प्रश्न है जैविक खाद भूमि की कौन सी अवस्था पर प्रभाव डालता है? जैविक अवस्था पर, रासायनिक अवस्था पर, भौतिक अवस्था पर या सभी पर? जैविक खाद जो है वो भूमि की सभी अवस्थाओं पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? गेहूँ, जौ, मक्का, धान। तो इसका उपयोग धान की फसल में किया जाता है। अगला प्रश्न है चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरकों से उपचारित करते हैं? राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पिरिलम। तो इसका आंसर है बच्चों राइजोबियम। अगला प्रश्न है बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? राइजोबियम फैसियोलाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम ट्राइफोलाई या राइजोबियम मेलिलोटाई। तो इसका आंसर सी है बच्चों राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला प्रश्न है कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? गेहूँ, लूरसन, ढैंचा या धान। तो इसका आंसर है ढैंचा। ढैंचे का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों किस फसल का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? जेट्रोफा, ग्वारपाठा, ओपनसिया या सभी। तो जेट्रोफा इसका आंसर ए है जिसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों एक बार डाली गई जैविक खाद फसल के उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है? 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 1 से 2 वर्ष या 5 से अधिक वर्ष। तो इसका आंसर ए है बच्चों 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है गोबर की खाद है अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक, संकेंद्रित कार्बनिक उर्वरक या स्थूल कार्बनिक खाद। तो इसका आंसर है बच्चों स्थूल कार्बनिक खाद जो है गोबर की खाद मानी जाती है। अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर किसका पालन है? रेशम कीट, केंचुआ, खुम्बी या लाख कीट। तो इसका आंसर है केंचुआ। अगला प्रश्न है बच्चों किसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, एजोला, जौ या एज़ोटोबैक्टर। तो आंसर है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। अगला प्रश्न है कौन सी खाद सांद्रित खाद है? गोबर की खाद, मूंगफली की खाद, हरी खाद या यूरिया। तो इसका आंसर है मूंगफली की खाद। अगला प्रश्न है बच्चों मछली का चूरा कौन सी खाद है? स्थूल जीवांश, सांद्रित जीवांश, अकार्बनिक या अखाद्य खली। तो इसका आंसर बी है बच्चों सांद्रित जीवांश के अंतर्गत आती है मछली का चूरा। अगला प्रश्न है मूंगफली की खली सांद्रित जीवांश खाद में N2 की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2%, 3 से 4%, 5 से 6% और 9 से 10%। तो इसका आंसर है बच्चों सी 5 से 6%। अगला प्रश्न है बच्चों भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली खाद है? कंपोस्ट, हड्डी का चूरा, यूरिया या गोबर की खाद। तो गोबर की खाद सबसे अधिक काम में आने वाली खाद है। अगला प्रश्न है दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस। लोहे की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न दुग्ध वसा में ऑलिक अम्ल की मात्रा होती है कितनी होती है? 33% होती है बच्चों बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न मानव दूध में वसा होती है? इसका सी आंसर है 3.7% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूध निकालने की दोहने की सर्वोत्तम विधि कहलाती है? यानी जो दूध अपन दोहते हैं उसको सबसे अच्छी विधि उसकी कौन सी है? अंगूठा दबाकर, मुट्ठी बांधकर, चुटकी द्वारा या सभी। तो इसका आंसर है मुट्ठी बांधकर दूध जो निकालते हैं वो उसकी दूध दोहने की सबसे उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है बच्चों दूध का मीठापन होता है दुग्धम द्वारा, प्रोटीन द्वारा, जल के उपस्थिति से या कोई नहीं। तो इसका आंसर है दुग्धम यानी जिसे हम लैक्टोज कहते हैं उसकी उपस्थिति से दूध मीठा लगता है। अगला प्रश्न है गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? अम्लीयता, विटामिन्स, प्रोटीन या वसा। तो इसका आंसर है बच्चों वसा के परीक्षण में किया जाता है गर्बर विधि का उपयोग। अगला प्रश्न बच्चों थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन की किस प्रोटीन के अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं? यानी ये सारे के सारे कौन से प्रकार की प्रोटीन है? ये प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। अगला प्रश्न ताजे दूध का पीएच मान होता है?
6.0, 6.7, 7.2 या 7.5। तो इसका आंसर है बच्चों 6.7, यानी ताज़े दूध का जो pH मान होता है वो लगभग 6.7 के आसपास होता है। अगला प्रश्न है पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। इसका आंसर सी है बच्चों, 63 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म किया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? दूध का विशिष्ट घनत्व, दूध की चिकनाई का अंश, दूध में कैल्शियम का अंश या दूध में लैक्टोज का अंश। तो इसका आंसर है दूध में चिकनाई का अंश का मापन जो है वो ब्यूटाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मक्खन तथा घी में विशेष सुगंध होती है डाई एसिटिल के कारण, लैक्टोज के कारण, फास्फोलिपिड के कारण या पामेटिक अम्ल के कारण। तो बच्चों इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण मक्खन तथा घी में विशेष सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं किससे? ब्यूटाइरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, क्रीम सेपरेटर से या कोई नहीं। तो इसका आंसर है लैक्टोमीटर, बी आंसर है इसका बच्चों। चेड्डार पनीर में वसा की मात्रा कितनी होती है? 34 से 36, 3 से 4, 35 से 37 या 24 से 26। आंसर इसका सी है बच्चों, 35 से 37% तक पाई जाती है। दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अपकेंद्रीय विधि, रासायनिक, जैविक या पाश्चुरीकरण। तो इसका आंसर है अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में यूरिया की मिलावट की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है सांद्र HCl का, पैराडाइमिथाइल एमिनोबेंजल्डिहाइड या वारफाइड रसायन या सभी। तो इसका आंसर बी है बच्चों, पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजल्डिहाइड। अगला प्रश्न बच्चों, दूध वसा का परीक्षण करते हैं लैक्टोमीटर से, ब्यूटाइरोमीटर से, क्रीम सेपरेटर से या सभी से। तो इसका आंसर है ब्यूटाइरोमीटर से ही दूध वसा का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रायन विलियन से जो कि होता है बर्फ़ और नमक का मिश्रण, दूध के तापक्रम को कितने टेम्परेचर तक ठंडा किया जा सकता है? 1 से 2 डिग्री, 3 से 4 डिग्री, 5 से 6 या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है बच्चों 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, दूध में चीनी की मिलावट की जांच के लिए प्रयोग में लाते हैं आयोडीन विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल, रोजेनिक एसिड या सांद्र HCl प्लस रिसोर्सिनॉल फ्लैक्स। तो इसका आंसर डी है बच्चों, HCl तथा रिसोर्सिनॉल फ्लैक्स उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की प्राकृतिक अम्लता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? फॉस्फेट के कारण, केसीन के कारण, साइट्रेट लवण के कारण या इन सभी के कारण। तो इसका आंसर है बच्चों साइट्रेट लवण के कारण दूध में प्राकृतिक अम्लता पाई जाती है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है कितने प्रतिशत? इसका आंसर बी है बच्चों, 4.90% लैक्टोज यानी दुग्धम पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है बच्चों? ये होता है केसीन प्रोटीन के कारण, डी आंसर है इसका, केसीन प्रोटीन के कारण इसका रंग सफ़ेद रहता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए पीला रंग क्यों होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। दूध में जामन लगाने से पूर्व दूध ठंडा करते हैं कितने डिग्री तक? तो इसका आंसर है बच्चों 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को ठंडा किया जाता है। दही में दुग्धम की मात्रा होती है 4.4 से 4.9% तक मात्रा पाई जाती है दही में दुग्धम की। अगला प्रश्न, दूध को दूषित करने वाले अप्रत्यक्ष अशुद्धि कौन कौन सी हैं? धूल कण, बाल, मक्खी मच्छर या जीवाणु। जीवाणु जो है वो दूध को दूषित करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, गाय के दूध से निर्मित छेना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है? इसका आंसर है 18.5% होती है। किस माह में दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? जुलाई में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न बच्चों, दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या कोई नहीं। लैक्टोज जो है वो दूध में पाए जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, दुग्धशाला में बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडा का घोल तैयार किया जाता है कितने प्रतिशत? तो इसका आंसर बी है, 0.5 से 1.8%। अगला प्रश्न, क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान होता है कितना टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों?
30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, गाय का घी अधिक पीला होता है क्यों? प्रोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, कैरोटीन के कारण, या अगला है इसमें पोटेशियम के कारण। तो बच्चों आंसर है कैरोटीन के कारण, यानी कैरोटीन की उपस्थिति से ही इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है 3% होती है। अगला प्रश्न बच्चों, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले पशु कारक हैं, यानी पशु कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं? प्रजाति, नस्ल, आहार या सभी? तो इसका आंसर है सभी। गाय के शुद्ध दूध से तैयार मावा का उत्पादन होता है कितने प्रतिशत? 18 से 20% मावे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है सेफ्रोनिन, आयोडीन विलयन, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल? तो इसका आंसर है बच्चों आयोडीन विलयन जो होता है वो स्टार्च की जांच में प्रयोग किया जाता है। बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, घी में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए जो होता है वो घी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, नैनोमीटर या कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%, 80%, 50 या 60? तो इसका आंसर है 99% वसा की मात्रा होती है घी में। अगला प्रश्न है बच्चों, पाश्चुरीकृत दूध को किस ताप तक ठंडा किया जाता है? इसका आंसर है 15.5 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। दूध दूषित हो सकता है। अगला प्रश्न है, पशुशाला से, दूध के बर्तनों से, चारे दाने से या इन सभी कारणों से? तो सभी के सभी तीनों कारण हैं उनसे दूध जो है वो दूषित हो सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यापारिक रूप से दूध के निर्जमीकरण के लिए दूध को किस ताप और समय तक गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों 150 से 160, 200 से इसका आंसर है बच्चों 200 से 211, 30 मिनट तक, यानी इतने मिनट तक इसको निर्जमीकरण करने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए बनाए गए हैं। तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो है, तीनों पार्ट के जो मिले हुए क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में आ ही नहीं सकता। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।